नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3। ठीक है, वैसे नए सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। पहले नाम था, अब इसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। ठीक है, तो चैप्टर के नाम से कोई लेना देना नहीं है, मेन इसका मतलब क्या है उस चीज को मैं समझा देता हूँ। बेसिकली जैसा कि हम सबने पढ़ा था कि जो हमारा पहला चैप्टर था, पहले चैप्टर में अमेरिका था और दूसरा क्या था, सोवियत संघ था। दूसरे वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, अमेरिका भी था और था सोवियत संघ। लेकिन दो ध्रुवीयता का अंत वाले चैप्टर में हमने ये देखा कि सोवियत संघ का क्या हो गया, अंत हो गया। और तीसरे वाले चैप्टर में हमने ये देखा कि भाई अब अमेरिका ही सिर्फ पावरफुल बन गया था, लेकिन तीसरा चैप्टर तो है नहीं। ठीक है, तीसरा चैप्टर तो है नहीं, इसलिए तीसरा चैप्टर अपना है सत्ता का नए केंद्र। ठीक है, तो सत्ता का नए केंद्र का मतलब यही हुआ कि अमेरिका के मुकाबले कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था को टक्कर दे सकते हैं। पहले सोवियत संघ था अकेला तो वो टक्कर दे रहा था, अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जो सोवियत संघ के मतलब टक्कर दे सकते हैं, या फिर आप ये कह लो कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इस विश्व में बहुत तेजी से बहुत स्पीड में अपना आर्थिक विकास कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था अपनी बहुत तेजी से विकसित कर रहे हैं। तो उन देशों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि सत्ता के नए केंद्र कौन कौन से हैं। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय संगठन तथा इसके उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आता है। यूरोपीय संघ क्या है, इसमें तो डेफिनेटली 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। आसियान क्या है, सार्क क्या है, ब्रिक्स क्या है, रूस क्या है, चीन क्या है, इजराइल क्या है, इंडिया क्या है, इन सभी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे एक एक से। यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बात बता दूं, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए 7011912793 पे मैसेज करके वहां से वो ले सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहां से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.vikasstudypond.com। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं सत्ता के नए केंद्र कौन कौन से हैं। तो देखिए यही लिखा है, सत्ता के नए केंद्र से अभिप्राय ऐसे देशों से जो अमेरिका जैसे वर्चस्व वाले देश को टक्कर देने के लिए तथा आधुनिक विश्व के एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। या तो आप ये कह सकते हो कि अमेरिका जैसे देश को टक्कर देने के लिए वो देश जो उभर रहे हैं उनको हम कह रहे हैं नए स्रोत, या फिर हम उनको बोल रहे हैं जो अपनी शक्ति को बहुत ही तेजी से विकसित कर रहा है और सबको टक्कर दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो सत्ता के नए केंद्र, कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में चैप्टरों के भी नाम पूछ लिए जाते हैं, कोई प्रिंसिपल आके पूछ लेता है कि इस चैप्टर का मतलब बताओ, तो आप यही बोल सकते हो कि अमेरिका जैसे देश को जो टक्कर देने वाले नए नए देश जो उभर रहे हैं उन्हीं को सत्ता के नए केंद्र कहते हैं। आगे समझते हैं, जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, रूस, चीन, इजराइल और भारत। ये देश विश्व की उभरती हुई एक नई शक्ति के रूप में अस्तित्व में धीरे धीरे आ रहे हैं। अब इसमें से हम एक एक करके बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले यूरोपीय संघ, फिर आसियान, फिर सार्क, फिर ब्रिक्स। ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं। ठीक है, तो इसी स्लाइड पे मैं आपको समझा देता हूं। 2 संगठन होते हैं, एक को हम कहते हैं क्षेत्रीय संगठन और दूसरे को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये 2 संगठन होते हैं, दोनों के बारे में जिक्र मिलेगा। क्षेत्रीय संगठन वो संगठन होते हैं जिसमें लिमिटेड देश होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड, मतलब क्षेत्रों के लिए बनाया जा रहा है, लिमिटेड देशों के लिए बनाया जा रहा है। जैसे मान लो कि ये यूरोपीय संघ ले लो, यूरोपीय संघ सिर्फ यूरोप के देशों के लिए बनाया गया है और इसमें 12 देश हैं। ठीक है, आसियान जो बनाया गया है इसमें 10 देश हैं। पहले स्टार्ट इन 5 देशों ने मिलकर किया था और इसमें 5 देश और आगे जाके जुड़ गए। सार्क जो हो गए इसमें 8 देश हैं, ब्रिक्स जो हो गए इसमें 5 देश हैं। तो मतलब इस तरीके से इनको हम क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रीय संगठन, जिसमें लिमिटेड देश होते हैं शामिल। लेकिन हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन किसको कहते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन वो संगठन होते हैं जिसमें लिमिटेड देश नहीं होते हैं बल्कि ज्यादा से ज्यादा देश होते हैं, मैक्सिमम देश होते हैं। जैसे मान लो कि यूएनओ, ठीक है, यूएनओ जिसमें 193 देश है। मतलब अंतरराष्ट्रीय जो सहयोग संगठन, अंतरराष्ट्रीय जो संगठन बनाया गया है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा देश हैं, क्योंकि इसमें इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर डिजाइन किया गया कि इसमें कोई भी देश शामिल हो सकता है। लेकिन क्षेत्रीय में कुछ विशेष देशों के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। समझ में आ गई बात। उद्देश्य की अगर मैं बात करूं,
क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य की, तो मान लो कि इसमें मान लो 12 देश हैं, तो 12 देश का उद्देश्य क्या हो सकता है कि भाई अगर एक दूसरे देश को अगर कहीं जरूरत पड़ जाती है, पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो दूसरे देश मिलकर सहायता करेंगे। अगर कहीं एक देश जो मुसीबत में फंस जाते हैं तो दूसरे देश मिलकर सहायता करेंगे। इसके अलावा कि अगर मान लो कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपस में ही कुछ अनबन हो जाती है, तो बैठ के बातचीत के द्वारा हल कर लेंगे। तो इस जैसी जो चीजें होती हैं ये इसके उद्देश्य में आती है। अब हम यहीं पे जो चीज मैंने आपको बताया इसके उद्देश्यों को देख लेते हैं। तो लिखा है क्षेत्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो कुछ विशेष देश इसमें शामिल होते हैं। इसमें शामिल देशों की संख्या कम होती है, ये सिर्फ इन्हीं देशों के लिए कार्य करते हैं। क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं? सबसे पहले लिखा है अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना। क्या करना? काम करना। दूसरा, अपने क्षेत्र के विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। अपने क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक नीति को बनाना। आर्थिक नीति मतलब होता है प्लानिंग करना, ठीक है। व्यापार को बढ़ावा देना और मुक्त बाजार जैसी चीजें होती हैं अपना क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य में। इसके अलावा राजनीतिक सुधार लाना, ये सारा चीज हो गया अपने उद्देश्य में। समझ में आ रही चीजें? क्षेत्रीय संगठन हम किसको कह रहे हैं? क्षेत्रीय संगठन हम कह रहे हैं जिसमें लिमिटेड देश होते हैं, कम देश शामिल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूरोप का ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे आसियान का ले लो, ठीक है। ये कुछ देशों का एक समूह है। उद्देश्य क्या हो गए कि भाई एक दूसरे की सहायता करना, कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि लगे कि हाँ पैसे की जरूरत है तो उस चीज को देना। अगर कहीं ऐसा हो जाता है कि आपस में कुछ मनमुटाव हो जाता है, अनबन सी हो जाती है, तो मिलकर उस चीज को सॉल्व करना। इसके अलावा व्यापार को अधिक से अधिक महत्व देना है। इसके साथ साथ आर्थिक नीति बनाना, ठीक है, राजनीतिक सहयोग करना, ये सारे इसके उद्देश्य हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं, जो बार बार हम यूरोपीय संघ बोल रहे हैं जिसमें 12 देश हैं, आखिर ये है क्या? तो देखिए यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है, जिसमें लिमिटेड देश है। जैसा कि आप देख सकते हो यूरोप का ये इमेज है और इसमें देखिए 12 सितारे बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें 12 देश हैं, ठीक है ना। आप आराम से वीडियो पॉज करके गिन लेना, 12 सितारे मतलब 12 देश। और इस सर्कल के राउंड में इसलिए बनाए गए क्योंकि एकता का प्रतीक है, यानी कि एक दूसरे के बीच में एकता है, ठीक है ना। इस चीज को इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। इसकी स्थापना की गई थी। एक प्रकार का क्षेत्रीय संगठन है। इनका अपना एक झंडा है, गान है, गान मतलब राष्ट्रगान, ये बोल लो। अपना एक झंडा है, राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है, मुद्रा है, इत्यादि चीजें हैं जो इसको शक्तिशाली स्थिति प्रदान करता है। यूरोपीय संघ विश्व राजनीति में आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, सैनिकी महत्व में बहुत ज्यादा ऊपर है। जैसे आप देखते हो ना, हर एक देश अपना एक अलग से प्लानिंग करता है, अलग से राजनीतिक एक्टिविटीज करता है। तो ऐसे ही यूरोपीय संघ जो है अपना राजनीति में, आर्थिक में, कूटनीतिक में, सैनिक में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। और इसकी वजह से वो दुनिया के सामने आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका डेफिनेशन में यही लिख सकते हो कि यूरोपीय संघ एक प्रकार का क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, जिनका अपना राष्ट्रगान है, अपना स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा है। मुद्रा का नाम है यूरो। क्या नाम है? यूरो मुद्रा नाम है, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। विशेषताओं की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए यूरोपीय संघ की जो विशेषता है, सबसे बड़ी इनकी अर्थव्यवस्था है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, अब यहाँ पे समझिए यूरोपीय संघ के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझिए। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया ये यूएनओ है। क्या है? यूएनओ। अब जो ये यूएनओ होता है, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक भाग है, एक अंग है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। एक तरीके से ये समझ लो कि सबसे ज्यादा पावरफुल जो अंग होता है वो होता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में टोटल जो सदस्यों की संख्या होती है 15, और 15 में ये 2 हिसाब से डिवाइड होते हैं, एक 5 और दूसरा 10। अभी जो 5 होते हैं ये होते हैं स्थायी। क्या होते हैं जी? स्थायी होते हैं। और जो 10 होते हैं वो होते हैं अस्थायी। अस्थायी मतलब जो फिक्स नहीं है, स्थायी मतलब जो फिक्स है। ये 5 देश कौन है? ये 5 देश है अमेरिका, यहाँ लिख लेते हैं, अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। ये ऐसे देश हैं जो फिक्स हैं, और ये अस्थायी देश में कोई भी देश आ सकते हैं, और इनका जो चुनाव होता है सिर्फ 2 साल के लिए होता है। अब देखिए मेन इनका काम क्या होता है कि देश में कहीं भी कुछ भी कार्य हो रहा है तो उन सब चीज का जो निर्णय लिया जाता है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले वोटिंग होती है। वोटिंग में आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 5 जो लोग हैं ना, 5 जो लोग हैं, अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस, इनकी सहमति तो होनी चाहिए।
अगर इनमें से कोई एक बंदा भी मना कर देता है कि ये कार्य नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी मान लो कोई कार्य होना है और उस कार्य पर एक वोटिंग हो रही है, अब उस वोटिंग में अगर एक बंदे ने मना कर दिया, कौन से स्थायी सदस्य ने अगर मान लो मना कर दिया, तो उस स्थिति में उस कार्य को नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से इनको क्या दिया गया है, वीटो पावर दिया जा रहा है। ठीक है, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो 5 सदस्य हैं इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है मुकाबले इन 10 के, यानी कि 10 की जितनी वैल्यू नहीं है उससे कहीं अधिक इन 5 की वैल्यू है। इस वजह से इसमें शामिल होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब मैं आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा कि भैया जब ये 5 देश हैं तो इसमें भारत क्यों नहीं है, भारत को भी तो होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना जिस टाइम पे सम्मिलित हुआ था उस टाइम पे भारत भी दावेदार था शामिल होने के लिए, लेकिन उस टाइम पे मौका दिया गया किसको, चाइना को दिया गया। और किसके थ्रू, इंडिया के थ्रू। इंडिया ने कहा चाइना को कि आप ही शामिल हो जाइए, हम नहीं शामिल हो रहे हैं इस चीज में। लेकिन आगे चल के जब आज की डेट में इंडिया को शामिल करने की बात होती है तो सबसे बड़ा अड़ंगा कौन डालता है, चाइना ही डालता है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे होता नहीं है कि दूसरों से ज्यादा अपने जलते हैं, तो वो यही वाली बात है कि दूसरों से ज्यादा जिसको शामिल जिसने करवाया, ठीक है, वो उसी से जल रहा है। ठीक है ना, तो यही है कि जो चाइना है, चाइना भारत को स्थायी सदस्य में आना नहीं देना चाहता है। इसलिए नहीं आने देना चाहता है कि अगर भारत आ जाएगा ना तो भारत तो एक ऐसे ही फेमस होते जा रहा है, ऊपर से वीटो पावर मिल जाएगा तो ये और अर्थव्यवस्था इसकी बहुत तेजी से तरक्की करेगी। तो इस वजह से भारत को शामिल नहीं होने देना चाहता है। तो देखिए यही है विशेषता में। तो जो ब्रिटेन है और जो फ्रांस है वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आगे यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी बड़ी सेना है। आप ये समझ सकते हो कि सबसे बड़ी सेनाओं में दूसरी सबसे बड़ी जो सेना है वो है यूरोपीय संघ के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारे देशों ने मिलकर अपनी सेना को संगठित किया है। आगे यूरो जो है, यूरो जो कि इनका एक मुद्रा है, यूरो अमेरिका के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि जो यूरोपीय संघ है बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका की 3 गुनी है। परमाणु बमों में बहुतायत है, यानी कि इसके पास परमाणु बम बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ दूसरे स्थान पर है। कितने स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। कौन से मामले में, अंतरिक्ष विज्ञान में और प्रौद्योगिकी के मामले में ये जो यूएनओ है वो दूसरे, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में, इसके अलावा मिसाइल्स वगैरह को अंतरिक्ष में भेजना, इन सब चीज के मामले में दूसरे स्थान पे ये है। अब हम समझते हैं, अब कोई भी संगठन होता है हर एक चीज की कमियां होती है। विशेषताएं तो हमने बात कर ली, अब कमियां क्या है। तो कमियां कई बार ऐसा पूछ लेता है 2 नंबर में कि जी इसकी कमियां बताओ। जी कमियां देखिए, नए सदस्य देशों को शामिल करने पे लेकर विवाद, यानी कि नए सदस्य जो देश हैं उनको शामिल नहीं करने देना चाहते हैं। यानी कि 12 देश है तो सिर्फ 12 ही रहेंगे, 13 नहीं होंगे, ऐसा मानना है। आगे मुद्रा यूरो को सभी देश मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि जो 12 देश उसमें शामिल हैं सभी लोग यूरो मुद्रा को मानने के लिए तैयार है, ऐसा भी संभव नहीं है। सदस्य देशों की तालमेल में कमी है, यानी कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, विदेश मंत्री ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा है। इसका मतलब यह है कि यूरोप का जो बाजार है उससे जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं अपने देश को अलग रख रखा है। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, यूरोपीय संघ से इन्होंने अपनी सदस्यता को वापस ले लिया। ठीक है, यह भी लॉकडाउन की बात है क्योंकि इनका कुछ कोऑर्डिनेशन सही से बन नहीं रहा था। आगे समझते हैं, अब हम ये समझते हैं कि यूरोपीय संघ का विस्तार कैसे हुआ है, यानी कि बहुत तेजी से तरक्की कैसे ये कर रहा है। इन चीजों को हम समझने जा रहे हैं। तो देखिए यूरोपीय संघ निम्नलिखित चरणों के पश्चात अपने अस्तित्व में आया था। सबसे पहले क्या किया गया था, यूरोप के लोगों के लिए कोयला और इस्पात समुदाय बनाया गया था, जिसमें यूरोप के जो लोग हैं अपने कोयला और इस्पात को लेन देन कर सकते हैं, आपस में व्यापार कर सकते हैं। कब बनाया गया था, 18 अप्रैल 1951 में। फिर क्या बनाया गया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया गया, जिसका निर्माण 1948 में किया गया। ठीक है, आर्थिक यानी कि पैसे से संबंधित कोई समुदाय है और इसमें अपना कभी ऐसी जरूरत पड़ती है एक दूसरे को तो वो अपना सहायता करते हैं। आगे चल के यूरोपीय मुक्त व्यापार समुदाय बनाया गया, जो कि ब्रिटेन के प्रयास से बनाया गया था। और सबसे पहले ये बनाया गया, फिर ये बनाया गया, फिर ये बनाया गया। और जब ये तीनों सक्सेस हो जाते हैं तो फिर लास्ट में ये कहते हैं कि ठीक है अब हम एक यूरोपीय संघ है, यानी कि यूरोप के देशों का एक मिलकर संगठन बनाया गया है। और कब बनाया गया, 1992 में बनाया गया। तो इस चीज को जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है ना।
आगे बात कर लेते हैं। अब ये ऐसे समझते हैं आसियान, जैसे हमने समझा यूरोपीय संघ को वैसे हम समझते हैं आसियान। आसियान का देखिए, आसियान का सबसे पहली चीज तो आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो देखिए, ए से एसोसिएशन, क्या बोलोगे? ए से एसोसिएशन। एसोसिएशन को याद करने से पहले ये याद कर लो कि इसका जो फुल फॉर्म का जो स्पेलिंग है वो क्या है। ASEAN, ASEAN यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसी को कहते हैं आसियान, इसी को कहते हैं आसियान। आगे समझते हैं। आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संस्था है। इनकी स्थापना वियतनाम, ये तो ये याद कर लेना, इसकी स्थापना वियतनाम संकट, कंबोडिया संकट और इन क्षेत्र के देशों के पारंपरिक प्रयत्नों से विकास करने की आवश्यकता ने मिलकर दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों को एक क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए, यानी कि संकट आते रहता था किस पे, जैसे वियतनाम में संकट आ गया, कंबोडिया में संकट आ गया, तो इन जैसे संकटों को दूर करने के लिए इन्होंने सोचा कि हम आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद हम एक संगठन की स्थापना करेंगे, क्षेत्रीय संगठन की स्थापना करेंगे, जो कभी भी हमें एक दूसरे से जब जरूरत होगी तो हम आपस में लेन देन कर लेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने क्षेत्रीय संगठन बना लिया। अगस्त 1967 में इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन 5 देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की और आगे चल के 5 देश और इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं उद्देश्यों की, यानी कि अब आसियान के क्या उद्देश्य है। तो देखिए, सदस्य एक चीज और याद करके रखिएगा कि जितने भी क्षेत्रीय संगठन है ऑलमोस्ट सबके जो उद्देश्य हैं एक दूसरे से रिलेटेड ही मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सदस्य देशों में आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा देना, इन क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की गति को तेजी लाई जाए, क्षेत्रीय शक्ति सुरक्षा स्थापित की जाए, कृषि, व्यापार, उद्योगों के विकास में सहयोग किया जाए, किसी एक देश पर आक्रमण सभी देशों के लिए आक्रमण समझा जाएगा, सदस्य देशों में परस्पर मतभेद की स्थिति में शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के द्वारा हल किया जाएगा। यानी कि ये इसके उद्देश्य हो गए कि कभी भी ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम एक दूसरे से मिलकर इन चीजों को करेंगे। आगे हम समझ लेते हैं आसियान के झंडे की व्याख्या लिखिए। तो आसियान के झंडे की व्याख्या की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका इमेज देखते हैं। इमेज में जैसा कि आप देख सकते हो कि धान की 10 बालियां बनाई गई हैं, ठीक है, और उनके बगल में सर्कल है। क्या है? सर्कल है। तो सर्कल इसलिए बनाया गया है, वो एकता का प्रतीक है, और धान की 10 बालियां इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि इसमें टोटल 10 देश हैं। तो ये लिखा है कि आसियान के झंडे में धान की 10 बालियां दर्शाई गई हैं। 10 बालियां दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों को दर्शाया गया है जो आपस में परस्पर मित्रता, एकता, भाईचारे का व्यवहार करते हैं। झंडे में दिया गया जो वृत्त है वो आसियान की एकता का प्रतीक है। मैंने बताया ना, एक दूसरे के साथ जो सहयोग कर रहे हैं यानी कि एकता कर रहे हैं, इस चीज का ये प्रतीक है। आसियान के 10 देश हैं, कौन कौन से? सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और दारुसलाम जैसे देश हैं जो कि आसियान में हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 5 देश थे और 5 देश और इसमें मिल गए। तो इस तरीके से देखा जाए टोटल 10 देश हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच। ये था फर्स्ट पार्ट, और फिर सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को हम ओवर कर लेंगे। तो किन किन चीज़ों को हमने पढ़ा एक बार दोहरा लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, क्योंकि एक बार रिवाइज कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्ता के नए केंद्र हमने ये पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से ऐसे देश जो अमेरिका जैसे देश को टक्कर दे सकते हैं या फिर इस विश्व में उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पे देखा जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज हमने क्या बात किया कि क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। तो क्षेत्रीय संगठन जिसमें लिमिटेड देश होते हैं, इसके उद्देश्यों की बात किया। तीसरा हमने ये देखा कि यूरोपीय संघ क्या है। हमने ये देखा 12 देश हैं इसमें, 1992 में इसको बनाया गया था और इनके पास अपनी मुद्रा है, अपनी स्थापना दिवस है, अपना राष्ट्रगान है। इन चीज़ों को देखा, विशेषताएं हमने देखी। फिर हमने कमियों की बात की कि भाई आपस में कोऑर्डिनेशन की थोड़ी कमी है, सदस्य देश जो है एक दूसरे से उतना कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे देश को शामिल करने पे विवाद भी चल रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे देश हैं जो यूरो मुद्रा को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमने क्या देखा, यूरोपीय संघ का विस्तार देखा, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने एक कोयला समुदाय बनाया था, फिर उन्होंने आर्थिक समुदाय बनाया था, और फिर जाके उन्होंने मुक्त व्यापार बनाया था, और फिर जाके लास्ट में 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना इन्होंने कर दी। फिर हमने क्या देखा, आसियान का फुल फॉर्म देखा। फिर हमने ये देखा कि आसियान के उद्देश्य क्या होते हैं, जो सबका उद्देश्य है वैसे इनका भी है। फिर हमने देखा आसियान के झंडे की व्याख्या, और फिर हमने देखा आसियान के 10 देश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बाकी फर्स्ट पार्ट में यही है। आई होप सो आपको मजा आया होगा।
तो बाकी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।